Good morning to all of you. Good Let's morning, sir. Good morning, let's sir. begin with the second session of Good. retail management. फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने जो देखा था एक बार उसका रिकैप कर ले ताकि कुछ लोग जो कल नहीं जुड़े होंगे थोड़ा बहुत आइडिया उनको भी मिल जाएगा. रिटेलिंग इज द मोस्ट ओल्डेस्ट ट्रेंड ऑफ द बिजनेस. बहुत पहले से इस बिजनेस को हम करते आ रहे हैं. सेलिंग मर्चेंडाइज फ्रॉम ए परमानेंट लोकेशन. एक हमारा फिक्स लोकेशन होता है, वहां से हम मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी अपनी शुरू करते हैं. बेसिक पर्पस क्या होता है? टू सप्लाई इंडिविजुअल बायर्स और टू कॉर्पोरेट बायर्स. दोनों ही केसेस में इंडिविजुअल बायर्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं एंड कॉर्पोरेट बायर रीसेल के लिए यूज करते हैं टू मेक मोर प्रॉफिट्स. इवोल्यूशंस की जहां तक इनकी बात है, रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ 1365 से ही चल रहा है. द फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन वाज इन 1433. इसकी हिस्ट्री भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. पहले लोग समझते थे कि रिटेलिंग मीन सिंपल प्रोडक्ट का सेलिंग. नो, इट वाज नॉट एक्चुअली. हम लोगों ने एग्जांपल के रूप में देखा था कि हमने जो ट्रेन में रिजर्वेशन कराने जाते हैं, रिजर्वेशन काउंटर के थ्रू, कपड़ा ड्राई क्लीनिंग कराने जाते हैं, गुड्स डिलीवरी एट होम स्टोर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज. आज जो भी सर्विसेज हम ले रहे हैं, दैट ऑल आर कम्स अंडर रिटेल बिजनेस, रिटेलिंग. डिफिनेशंस के रूप में हमने देखा था that Philip Kotler has defined that it includes activities involved in selling goods or services to the final consumers for personal और non business users. कंज्यूमर को फाइनल पहुंचाने का काम करता है रिटेलिंग, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, रादर किसी बिजनेस पर्पस के लिए. एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रमोट करते हैं ज्यादा से ज्यादा सेल्स, सेटिस्फैक्शन, ताकि हम अपने कस्टमर को भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सके. बेसिकली 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके डिफिनेशन में, जिसको अगर हम समझ ले तो बहुत बेहतर तरीके से हम रिटेल को समझ सकते हैं. आइडेंटिफाइंग टारगेट मार्केट. हु आर आवर टारगेट सेगमेंट. टारगेट मार्केट के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हु आर आवर एक्चुअल मार्केट एंड हु आर आवर पोटेंशियल मार्केट. एक्चुअल मार्केट मीन्स दोज हु आर ऑलरेडी यूजिंग द प्रोडक्ट आइदर विद द सेम कंपनी और विद द कॉम्पिटिटर्स. And potential customer must having 3 different types of characteristics: ability to purchase the product, willingness to buy the product and interest in the product. ये 3 characteristics feature जिनके अंदर होता है, we can say that they are our prospects, they are our potential segment, potential market. उसके साथ साथ अब हम टारगेट सेगमेंट को इंटरप्रेट करते हैं कि उनकी क्या नीड हो सकती है, उस नीड के अकॉर्डिंगली हम डिलीवर कराने की कोशिश करते हैं. Then we need to present a manner that consumers find easy and attractive to buy. Packaging, उसका कितना बढ़िया तरीके से हम लुक्रेटिव तरीके से पैकेजिंग करें, कैसे हम उसका प्रमोशंस करें, ताकि जब हम प्रोडक्ट किसी के सामने डिस्प्ले में लगाएं तो लगे कि यस, दिस प्रोडक्ट इज द बेस्ट वन. जो दिखता है वही बिकता है. तो जितना बेहतर हम पैकेजिंग करेंगे, जितना बेहतर तरीके से हम उसकी डिजाइनिंग करेंगे, उतना आसानी होगा हमको उसको सेल कराने में. Right. Next, we have seen about nature of retailing. That means value added. Nowadays, consumer expect value addition rather purchasing a traditional product. Value related to the quality, value related to the convenience, value related to the exclusivity, value related with the service responses. How faster, how promptly. फुल स्क्रीन कर दीजिए. Yes. सर फुल स्क्रीन कर दीजिए सर, स्लाइड को थोड़ा. Okay. बहुत जूम ज्यादा करना पड़ता है. स्लाइड पे क्लिक करने पे तो खुल जाएगा. स्लाइड शो कर देते हैं तभी ज्यादा बेहतर आएगा. फ्रॉम करेंट स्लाइड. इज इट ओके नाउ? क्विक प्लेस्ड एंड इन्फ्लुएंशियल सर्विसेज. हम ऐसा करें where customer feel like they are not very much comfortable to deal with the situation, they are not comfortable to deal with the comparison of the product. Then our, as a retail manager, as a retail in charge, as a retail executives, we need to help them, influence them that which product is better for them. Serves customer by helping them select product. कस्टमर को हम हेल्प करते हैं कि आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से
जो बेस्ट प्रोडक्ट है आप उनको सेलेक्ट कर सके। ड्राइव सेल्स थ्रू एंगेजमेंट ऑफ कस्टमर्स। वी नीड टू ऑलवेज इंगेज आवर कस्टमर। देखते हैं हम रिटेल आउटलेट में जाते हैं तो हमारे आसपास कई सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं जो ये वॉच करते रहते हैं कि हमें किसी प्रकार की डिफिकल्टी होती है, वो इमीडिएट आता है, एक्सक्यूज मी सर, मे आई हेल्प यू। साथ ही साथ ये तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया, हमेशा कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं। कभी किड्स पे ये डिस्काउंट चल रहा है, कभी टॉयज पे ये डिस्काउंट चल रहा है, कभी वुमेन सेक्शन पे ये डिस्काउंट चल रहा है, कभी मेन सेक्शन पे ये डिस्काउंट चल रहा है, कभी ग्रोसरी पे ये डिस्काउंट चल रहा है। इस प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट फ्री, इस प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट एडिशनल बेनिफिट, इस पे इतना % डिस्काउंट। दिस इज व्हाट क्रिएटिंग आवर माइंडसेट इंगेज, क्रिएटिंग माइंडसेट ऑफ कस्टमर्स इंगेज, सो दैट कि रिटेल आउटलेट में जब वो आ गए उनके आउटलेट, उनके प्रोडक्ट परचेजिंग के अलावा दूसरा कोई भी बात उनके दिमाग में नहीं आए। सजेस्टिव सेलिंग, whenever they get confused, product 1 is better, product 2 is better, their responsibility is to retail managers that suggest them which one is the appropriate for them, and sharing product knowledge, product benefits, product advantages. Proper greeting and receives customer in welcoming manner. आप देखते हैं हम किसी आउटलेट पे जाते हैं तो बाहर एक बंदा आइदर मेल और फीमेल कोई खड़ा होता है वहां पे, नमस्ते सर, नमस्कार सर, मतलब एक वेलकमिंग ग्रीटिंग के साथ हमको रिटेल आउटलेट के अंदर वो इंक्लूड कराते हैं, सो दैट की कस्टमर फील प्लेजर, खुश मिजाज होके वो अंदर आए। अगर आपका बजट 5000 का था, आप 7000 का परचेजिंग कर लेंगे, बिकॉज यू आर मेंटली हैप्पी। Response to customer questions, definitely. If there is any query, if there is any doubts, if there is any problem, entire responsibility of the store managers along with their team to respond their queries as fast as possible. फिर हमने characteristics में देखा था interaction, regular interaction, direct interaction with the customers and in customers those who are purchasing the product. कैसे करते हैं ये? हम जो फीडबैक भराते हैं, who fills the feedback? Customer. And in feedback there are multiple questions, that is known as the questionnaire, and that questionnaire will help us to know about the customer responses, what they want, what they like, what they dislike. Sales volume large in quantity but less in monetary volume. हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, कोई बात नहीं, सेलिंग क्वांटिटी हमको बढ़ा के रखनी है। हम ज्यादा क्वांटिटी में सेल करेंगे, प्रॉफिट कम भी हो कोई दिक्कत नहीं है। हम ज्यादा क्वांटिटी अगर हमारा बढ़ेगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ रेफरेंस बढ़ेगा, ऑटोमेटिक प्रॉफिट तो होना ही है। एंड कस्टमर सर्विस प्लेज अ वाइटल रोल ऑलवेज। कस्टमर सर्विस जो होता है हमेशा बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, बिकॉज दिस इज द कस्टमर, on their success, on their feedback, long-term association with the company depends, which in generate sales revenue, ultimately generate profit revenue. तो सब कुछ तो कस्टमर के ऊपर ही है। Customers are the god. Entire selling process begins with the need of the customer and ends with the satisfaction of customer. Hence, we need to give proper attention to the customer service priority. सेल्स प्रमोशन आर ऑफर्ड एट दिस पॉइंट ओनली। ज्यादा बेहतर से बेहतर हम सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में स्कीम्स बता सकते हैं, उनको बेनिफिट्स बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आप इस काम को करें, ये काम ज्यादा बेनिफिटेड होगा। रिटेल आउटलेट्स आर मोर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। डिफरेंट, पहले से भी हमारे पास मॉम एंड पॉप किराना शॉप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस आउटलेट्स हैं, बट रिटेल्स उन सब में बड़ा है, उन सब में ग्रेटर है, उन सब से बेहतर तरीके से काम करता है, ताकि कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हमेशा इंक्रीज रहे। लोकेशन एंड लेआउट आर द क्रिटिकल फैक्टर इन रिटेल बिजनेस। डेफिनेटली हम लोग जब लेआउट स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें देखेंगे कैसे क्या करना चाहिए, बट लोकेशन एंड लेआउट, फाउंडेशन कैसे हो, एंट्रेंस कैसे बनाए, सबसे पहले हम कौन सा प्रोडक्ट सामने रखें ताकि अट्रैक्शन वहां पे मिले, कस्टमर प्रोडक्ट को देख के अट्रैक्ट हो। जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा था कि हम
रिटेल आउटलेट के फर्स्ट फ्लोर पे हम किड्स वेयर रखते हैं, बच्चों का टॉयज रखते हैं, ताकि अगर आप दूसरे पर्पज से भी आए हैं, दैट किड इंसिस्ट देयर पेरेंट्स टू परचेज अ टॉय। तो खिलौना देखने के लिए, खिलौना लेने के लिए हम इंटर करेंगे और उसके बाद हम कई सारे चीज परचेज कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक सामान लेने जाते हैं और कई सामान लेके वहां से बाहर निकलते हैं। इट ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑल द एज ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कस्टमर इन डायरेक्ट डीलिंग, मिडिल लेवल स्टोर मैनेजर, ओल्ड एज क्राइसिस मैनेजर्स, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पीपल, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लिए अलग अलग तरह से उनके सामने अपॉर्चुनिटीज है, एंड दैट विल सर्व एज ए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दीज पीपल्स, बिकॉज they are getting advantage of employment over there, right? For freshers, training is also there. They are providing internship programs, and that make more sound to fresher also. Now, continuing further from this slide, a scope of retailing. Why it needs retail? पढ़ के, रिटेल समझ के, रिटेल में करियर हम कैसे बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, am I audible? हेलो, यस सर। ठीक आ है, रही है सर आपकी आवाज। ठीक है, बीच बीच में आप लोग इनपुट देते रहिएगा। ये सर, ये सर, ताकि मुझे ये, चूंकि फुल स्क्रीन में दिखता नहीं है कि मैं कनेक्टेड हूं या डिस्कनेक्ट हो गया। यस सर, यस सर, है ना, थोड़ा आप लोग भी कॉपरेट कनेक्टेड है सर, कनेक्टेड है। राइट, थैंक यू वेरी मच। स्कोप ऑफ रिटेलिंग, देखिए सबसे जो ब्रॉडर स्कोप है वो ये सारे स्कोप्स मैंने एक इमेज के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आज जितनी भी कंपनीज हैं, जितने सारे भी बिजनेसेस हैं, उन सब का बिजनेस इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका सप्लाई चेन मैकेनिज्म कैसा है। दैट मीन्स डिमांड का लेवल और सप्लाई का लेवल। डिमांड कितना है, सप्लाई कितना कर रहे हैं, कितने अच्छे क्वालिटी का कर रहे हैं, कितना प्रॉम्प्टली टाइम पे कर रहे हैं। मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। 90s के डिकेड्स में प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना है, पीएनजी। यस सर, यस ठीक सर, है, यस सर। उन्होंने एक बहुत डायनेमिक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, पैंटीन शैम्पू। ठीक है, जी इस शैम्पू की सबसे विशेषता ये थी कि अब तक के जितने भी, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द डिकेड्स ऑफ 90s के दशक में जितने भी शैम्पू प्रोडक्ट अवेलेबल मार्केट में थे, उन सब से ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे पैंटीन शैम्पू को लॉन्च करने की हिम्मत प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने इंडिया में किया था। अब उनको मार्केट तो पहले क्रैक करना था, यहाँ के इंडियन मार्केट को। उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाया कि हम अपने शैम्पू का छोटा छोटा पाउच फ्री सैशे के रूप में अपने टारगेट सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स, अगेन टारगेट दोज हु आर ऑलरेडी यूजर और दोज हु आर नॉट यूजर बट मे बी यूजर, उनको उन्होंने फ्री सैंपलिंग के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कराया, डोर टू डोर सर्विसेज। अपार्टमेंट्स में जाके, घरों में जाके, रेसिडेंशियल कॉलोनीज में जाके, ऑफिसेस में जाके लोगों ने, वहां पे इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे कराया, ताकि उनको ये बेनिफिट मिल सके कि हमने एक नया, उस दौर में सनसिल्क और क्लिनिक प्लस वाज द मार्केट लीडर इन शैम्पू सेगमेंट। आप लोग को भी शायद याद हो, उस समय क्लिनिक प्लस और सनसिल्क बहुत बढ़िया मार्केट में पकड़ बनाए हुए थे। शैशे में सबसे पहले तो क्लिनिक प्लस ना यूज किया था सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मार्केट और क्लिनिक प्लस के बहुत सारे कस्टमर बंधे हुए थे, सस्ता भी था, तो लोग उसको ज्यादा से ज्यादा प्रेफर भी करते थे। तो उसके इस अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए इन्होंने अपने सप्लाई चेन में एक टेक्निक डाला कि हम पहले सबको फ्री का आदत डाल। हम लोग ना, फ्री का सामान हमको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, एकदम जी हो, है ना। तो पैंटीन के लिए भी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने इसी स्ट्रेटजी को यूज किया, सबको मुफ्त में एक एक सैशे बांट दिया और बोला, मैम सर, आवर नेक्स्ट विजिट में हम आपसे ये फीडबैक लेंगे कि ये प्रोडक्ट आपको यूज करने के बाद कैसा लगा, और अभी आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में इस प्रोडक्ट में क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या नेगेटिव चीजें हैं। क्योंकि प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के रूप में स्ट्रॉन्ग मार्केट रिसर्च करके मार्केट में आई थी, उनको पता था मार्केट का सिचुएशन, उनको पता था कि हमको प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी बनानी होगी। एंड डेफिनेटली पैंटीन शैम्पू, क्लिनिक प्लस और
सनसिल्क के साथ कंपटीशन में प्रोडक्ट वाइज खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी इन कंपैरिजन टू क्लिनिक प्लस और सनसिल्क। जिन लोगों को भी फ्री सेशन मिला, दे वर वेरी हैप्पी एंड गिवन ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि प्राइस उससे डबल था, लेकिन उन्होंने एक रास्ता ये दिखाया कि आप क्लिनिक प्लस जितना शैम्पू यूज करते हैं, आप उसका हाफ क्वांटिटी पैंटेन यूज करें एंड गेट सेम रिजल्ट, कंपैरेटिवली बेटर क्वालिटी रिजल्ट। लोगों ने इस चीज को यूज करना शुरू किया, उनको दिखा कि यस दिस इज द राइट थिंग। पैंटेन शैम्पू की सेल होनी शुरू हो गई। जैसा कि हम जानते हैं कि शुरुआत में जब कोई कंपनी आती है तो ब्रेक इवन पॉइंट पे ऑपरेट करती है। ब्रेक इवन पॉइंट इज सच ए पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस। हम ना तो बहुत ज्यादा आपसे प्रॉफिट कमा रहे हैं और ना ही हम लॉस में ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, कस्टमर ने परचेज करना शुरू किया। अचानक कंपनी के दिमाग में ये आइडिया आया, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम कंपनी का प्रोडक्ट और बढ़ा सके। मार्केट रिसर्चर्स के सजेशंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने टॉप लेवल के साथ मीटिंग किया और सजेस्ट किया कि सर कुछ समय के लिए सप्लाई चेन को हम लोग रोक दें, ये पता करने के लिए कि हमारा डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं। सप्लाई चेन रोक दिया गया। डिमांड बढ़ रहा था, क्योंकि जो कस्टमर को एक बार अगर आपको वैरायटी ऑफ फूड्स खाने की आदत लग जाए, उसके बाद आपको सिंपल खाना मिले तो टेस्टी नहीं लगता है। वैसे ही जब अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, उसके बाद खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट जब आपको डिलीवर करेंगे, यू विल नॉट एक्सेप्ट इट। आप उस अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए अपना माइंडसेट दोहराएंगे। आप कोशिश करेंगे उस प्रोडक्ट को सर्च करें, कोशिश करेंगे कि उस प्रोडक्ट को हम अपने तरफ अट्रैक्ट करें। बट धीरे धीरे कंपनी ने यहाँ पे एक गलती कर दी। डिमांड बढ़ रहा है, कस्टमर वॉक इन कर रहे हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। फिर वॉक इन कर रहे हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ये सिलसिला 2 बार 4 बार 10 बार चला। वी एज ए कस्टमर आर वेरी डाइवर्सिफाइंग इन नेचर। हमने इस बात को समझ लिया, ओ कंपनी हमारे साथ गेम खेल रही है। हम बार बार उनके प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, हमको दिखा दिए 4 दिन आके बढ़िया प्रोडक्ट। अब वापस हम लोगों को क्लिनिक प्लस और सनसिल्क से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। पैंटीन तो मार्केट में मिलने से रहा। टॉप मैनेजमेंट प्रॉक्टर एंड गैम्बल का इन सारी चीजों को, इन सारे सिचुएशंस को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे ये क्या, हम तो ये गेम प्लान किए कि हमारा सेल बढ़े ताकि हम प्राइस बढ़ा के मार्केट में रिलॉन्च कर दें, लेकिन यहाँ तो कस्टमर डाइवर्सिफाई हो गया और हमारे कंपनी को छोड़ के वापस दूसरे तरफ इंक्लाइंड हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये वो दौर था पैंटीन शैम्पू के लिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिए, जब उनका सेल गिरा और जितने कस्टमर सेगमेंट उनके उस समय गिर गए, उतना वो आज तक, टॉकिंग अबाउट 1990 टू 2020 तक, वो कस्टमर बेस वो बना नहीं पाए। तो सप्लाई चेन का इतना बड़ा रोल है, सप्लाई चेन का इतना बड़ा स्कोप है कि प्रॉपर तरीके से हमको यहाँ पे फोकस क्या करना है, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई शिपमेंट कंटिन्यूअसली होता रहे, वो ब्रेक नहीं हो। अगर हमको लगता है कि अगले महीने कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, सपोज बिहार में कुछ एरिया बाढ़ का है, कुछ एरिया सुखाड़ का है, फ्लडेड एरिया में हम सप्लाई नहीं दे पाएंगे एट द मीन टाइम, तो वहां पे हम उतना स्टोर अरेंज कर सकें कि अचानक बाहर से आने के बजाय हम वहां लॉजिस्टिक्स अरेंज करें, वहीं से हम उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक हो सकता है 10 दिन 15 दिन महीना दिन, बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो हम हर सेंटर वाइज, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज इतना स्टॉक मेंटेन रखें कि महीना दिन अगर हमको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं भी हुआ तो भी हम कस्टमर को कमी नहीं होने देंगे। इसीलिए सप्लाई चेन एक बहुत ब्रॉड स्कोप के रूप में सामने आया है, और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी फ्लो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइमली फ्लो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब कस्टमर को जरूरत हो तब अवेलेबल हो, रादर कि जब आपको बेचने की जरूरत हो कस्टमर नहीं लेगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, नेक्स्ट है विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड स्टोर डिजाइन। अब एक ये भी चीज है कि हमारा जो रिटेल आउटलेट होगा उसकी डिजाइनिंग हम कैसे करेंगे, तो ये क्रिएटिव है। जैसे अदर बिजनेस में इंटीरियर डेकोरेटर्स का जो रोल होता है, उसी तरीके से
रिटेल डिजाइनर का भी रोल होता है, जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग और स्टोर डिजाइनिंग के काम को करते हैं। जिस प्रकार इंटीरियर डेकोरेटर आपके बिजनेस को, आपके ऑफिस को डिजाइन करते हैं कि यहाँ ये चीज रखिए, यहाँ ये चीज रखिए, बेटर वे में होगा। घरों में भी आजकल लोग फैशन हो गया कि इंटीरियर डेकोरेटर को बुला के अपने घरों को डेकोरेट कराते हैं। तो रिटेल डिजाइनर को बुला के हमको अपना स्टोर डिजाइन कराना है। तो रिटेल डिजाइनिंग का एक बहुत ब्रॉड एरिया हमारे सामने डेवलप हो रहा है। देन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मनी, और जो पैसा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के थ्रू आ रहा है उसका रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होगा, उसके लिए रिटेल मैनेजमेंट में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को टेक केयर करता है, उसको कंट्रोल करता है और उसके प्रोक्योरमेंट के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन सर्च करता है। इन सब में मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की ही रिक्वायरमेंट्स होती है। देन स्टोर ऑपरेशन एंड सेल्स, फ्रंटलाइन स्टोर में कौन होगा, जो ट्रेनिंग में बेसिकली होते हैं। आप देखते हैं हमेशा ये स्टोर फ्रंटलाइन सेलिंग में हमेशा वैसे लोग होते हैं जो नए लोग होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, या जो कहते की कोर्स के दौरान अपना ट्रेनिंग करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए वहां गए होते हैं, एंड उनके ऊपर उनके एग्जीक्यूटिव उनको सुपरवाइज करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो वो लीड करते हैं, वो हेड करते हैं। बट स्टोर ऑपरेशन और सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करें, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दें, उनके क्वेरीज को सॉल्व करें, उनके डिफिकल्टीज को दूर करें, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करें। देन कम्स टू ह्यूमन रिसोर्स। बिना ह्यूमन के चाहे हम कितना भी डिजिटलाइजेशन की तरफ चले जाएं, कितना भी पेपरलेस हो जाए, कितना भी ऑटोमेटेड हो जाए, बिना ह्यूमन रिसोर्स के बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई ह्यूमन आर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, ताकि कैसे जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट बेनिफिट्स, वो उनको ट्रांसफर किया जा सके, उसके एट्रीब्यूट्स को समझाया जा सके। जब तक हम अपने सेल्स टीम को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं करेंगे, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को नहीं बताएंगे, वो कैसे काम कर पाएंगे, वो कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमको अपने सेल्स टीम को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को साउंड करना पड़ेगा, इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा, नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा और हेल्पफुल सपोर्टिव बनाना पड़ेगा, मोटिवेटेड बनाना पड़ेगा। उन सब के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, जो एचआर पॉलिसीज के तहत उनके बेनिफिट्स और उनके टेक केयर करने का काम करता है। नेक्स्ट है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। किस लेवल पे कितना इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट है, कितना इंफॉर्मेशन हमको शेयर करना है, कौन सा इंफॉर्मेशन हमको ब्लॉक करना है, विच इज नॉट शेयरेबल टू ऑल। सपोज फाइनल क्रक्स डेली का रिपोर्ट का, इससे इंप्लॉइज को क्या मतलब है, और डिटेल्ड एक्टिविटी से बॉस को क्या मतलब है। बॉस इस बात के लिए नहीं बैठा कि कितने सारे कस्टमर आए, कितने कस्टमर ने क्या किया, उनको कंक्लूडिव रिमार्क्स चाहिए। आज का ओपनिंग बैलेंस कितना था, आज का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये बॉस के लिए चाहिए। लेकिन जो ऑपरेशंस में है उनको तो हर एक विंग का चाहिए, किट्स में कितना सेल हुआ, गारमेंट्स में कितना सेल हुआ, मेंस में कितना सेल हुआ, FMCG में कितना सेल्स हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल में कितना सेल हुआ, अलग अलग सेक्टर वाइज उनको डिटेल रिपोर्ट चाहिए। लेकिन तो कहां पे कितना रिपोर्ट देना है, ये कौन तैयार करेगा? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टीम, जो बैठ के पूरे के पूरे कंपाइलेशन को कंप्लीट करती है और उसको प्रमोट कराती है। एंड देन कम्स टू ब्रांड मैनेजमेंट। यस, रिटेल की हम जब भी बात करते हैं वॉलमार्ट का नाम सामने जरूर आता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन यही है, ब्रांड मैनेजमेंट। वॉलमार्ट ने अपने आप को इस तरह से प्रमोट किया है कि दुनिया में बहुत सारे लोग रिटेल मतलब सिर्फ वॉलमार्ट को ही जानते हैं, बिकॉज दे हैव इनिशिएटेड दिस ट्रेंड, दे हैव ऑपरेटेड दिस ट्रेंड। दैट्स व्हाई उनको लगता है कि नहीं, रिटेल मीन्स वॉलमार्ट। जबकि आज कई सारे ऐसे कंपनीज हैं
उनके अलावा भी जो ब्रांड मैनेजमेंट के रूप में अपने आप को बहुत सामने से, आज हमारे इंडिया में ही बहुत सारे कंपनीज हैं जो रिटेल के सेगमेंट में काम कर रही हैं, एंड ग्रेजुअली दे आर प्रमोटिंग देयर ब्रांड्स इन द माइंड ऑफ कस्टमर, इन द माइंड ऑफ सोसाइटी, इन द माइंड ऑफ पीपल एट लार्ज, in the mind of government, and promoting their businesses as internationalization platform. And then come to merchandising activities. बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स ऐसे भी काम करते हैं कि वो होलसेलिंग रिटेलिंग का काम करते हैं, एक मैन्युफैक्चरर से लिए प्रोसेसिंग करके वो आउटलेट को दिए, दैट इज मर्चेंडाइजिंग। हमने दो तरीके से पहले भी देखा था, रिटेल मर्चेंडाइजिंग, एक एंड यूजर कस्टमर को, एक बिजनेस बायर को। दोज बिजनेस बायर need to be process a bit their products and then they used to sell it. तो फायदा क्या होता है कि रेडीमेड कस्टमर के पास भी पहुंच गया, एट द सेम टाइम उस प्रोडक्ट की जरूरत अगर किसी बिजनेस बायर को है तो हम उनको भी दे रहे हैं। आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो मर्चेंडाइजिंग फिर से बताइएगा। एक काम मैं बता रहा हूं, एक काम आप लोग करिए, सेक्शन ए के जितने बच्चे हैं अपना अटेंडेंस मार्क करिए। कल मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी आप लोगों का नाम स्कैन करने में, तो हम लोग सेक्शन वाइज करेंगे। सेक्शन ए वाले अभी कर दीजिए, जब मैं सेक्शन बी का बोलूंगा तब सेक्शन बी वाले करेंगे, राइट। मर्चेंडाइजिंग, आपका सवाल था मर्चेंडाइजिंग में कि हम क्या करते हैं, दो तरीके से मर्चेंडाइजिंग करते हैं। एक बिजनेस जो हम सीधा अपने एंड कस्टमर को देते हैं, रिटेल आउटलेट के थ्रू हमारा जो डायरेक्ट कस्टमर है हम उनको सेल करते हैं, और दूसरा बीच में एक इंटरमीडिएट हम खड़ा कर देते हैं, मैन्युफैक्चरर से हम बिजनेस बायर को देते हैं, सो दैट कि बिजनेस बायर उसको लिटिल बिट प्रोसेसिंग करके, जैसे बिग बाजार ही है, तो क्या बिग बाजार में जितना सामान अवेलेबल है वो सब डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से आया हुआ है, एक जगह वो कंपाइल करते हैं, बिग बाजार की ब्रांडिंग करते हैं और उसके बाद वो सेल करते हैं। दैट मीन्स बहुत सारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर बिग बाजार खुद भी है और बहुत सारे प्रोडक्ट का बिग बाजार एक रीसेलर है, दूसरे कंपनी से वो खरीदता है और अपनी पैकेजिंग अपनी ब्रांडिंग करके उसके ऊपर बिग बाजार का स्टैंप लगा के हमारे को अवेलेबल कराता है, राइट। समझ में आ रहा है? यस सर। हेलो, यस सर, समझ में आया सर। सेक्शन ए के बच्चे मार्क कर रहे हैं अटेंडेंस? यस सर। गुड। यस सर। 10 मिनट का डिफरेंस लेके फिर सेक्शन बी का भी करा लेंगे। आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। गुड। देन आज हमारे कंट्री में रिटेल अगर बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है, बहुत ग्रोथ पोजीशन पे नहीं है, तो उसके लिए सर्टेन रीजंस है, हम उस रीजंस की बात करेंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन इंपैक्टिंग कंज्यूमर डिमांड। 2009-11 के समय से ही हम देख रहे हैं कि एक जो पहला आप लोगों के जनरेशन में जो फर्स्ट रिसेशन एक तरीके से हम लोग कंसीडर करेंगे वो 2009 में आया था, एंड दैट वाज द इकोनॉमिक रिसेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके बाद कंज्यूमर डिमांड कहीं ना कहीं घटने लगी, लोगों की परचेजिंग पावर कम होती चली गई। जब परचेजिंग पावर कम होगी, डिमांड कम होगा, तो इकोनॉमिक स्लोडाउन तो आएगा ही। ये ग्लोबली हुआ था, सिर्फ इंडिया में नहीं, जिसका असर विश्व के हर कंट्री में हुआ, इंडिया में भी उसका असर हुआ। ये बहुत बड़ा रीजन बना। इकोनॉमिक स्लोडाउन जो था हमारे कंट्री में, वो रिटेल डेवलपमेंट का टाइम था, रिटेल डेवलपमेंट का फेज था, जहां पे कि हम एफडीआई को प्रमोट कर रहे थे एक तरफ। उसी समय ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन आने से हमारे कंट्री को करेंसी बेनिफिट नहीं हो सकता था, दूसरे कंट्री के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे। इन्वेस्टमेंट नहीं करने के कारण भी हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला। देन कंजम्पशन डिक्लाइंस इन द एडवांस्ड इकोनॉमीज। जो सो कॉल्ड एडवांस इकोनॉमी जिसको बोलते हैं डेवलप्ड नेशन, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, जर्मनी, दे आर द हाईली डेवलप्ड नेशंस। जब उनके यहाँ का कंजम्पशन पैटर्न घटने लगा
तो इसका ये ट्रेंड साफ देखने को मिला कि जहां पे यू रिटेल सबसे ज्यादा बूम है, जब वही कंजम्पशन पैटर्न घट रहा है, तो जहां बूम करना है वहां तो और ज्यादा डिफिकल्टीज आएगी। कंजप्शन पैटर्न का डिक्लाइन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में सामने रहा। कंपटीशन फ्रॉम एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो मम एंड पॉप किराना शॉप्स हैं उनके साथ बहुत बड़ा कंपटीशन। ट्रेडिशनल माइंडसेट के लोग आज भी रिटेलर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को फॉलो करते हैं, जबकि जो इनोवेटिव माइंडसेट है उनको पता है कि रिटेल आउटलेट में उनको फ्रेश प्रोडक्ट एंड बेनिफिट्स मिल सकता है। अभी जो लॉयल्टी प्रोग्राम चल रहा है ये सब क्या है, प्रमोशनल स्कीम्स है, जिसके तहत एक बार आप मेंबर बन जाओ उनके, उस कार्ड पे आपको 2% बेनिफिट मिल रहा है। पूरे साल आपने शॉपिंग किया, मालूम चला कि लास्ट में 5,000 रुपीज तक का वैल्यू आपका क्रेडिट हो गया, आप फ्री शॉपिंग इंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, बिकॉज ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर से उनको कॉम्पिटिशन दिखता है। Retail sector yet to be recognized as a secured industry. आज भी लोगों को लगता है चलेगा कहो सर, आवाज वाज आ रहा है? सर छोड़ नहीं आ रहा आवाज। हाँ चलो नौटंकी तुम भी। गए लगता है खाना वाना खाने। जुगनू तुम दोबारा रिकॉर्डिंग बोल स्टार्ट देना, मत बोलो लो। तुम अपना दोबारा लिख लेना, क्योंकि सर तो गायब है तो वह लिखने से कोई फायदा है नहीं, सर आएंगे तो फिर से सबको दोबारा लिखना पड़ेगा अपना। ठीक। मास्टर जी कहाँ गए यार? May his soul rest in peace. कचोले अरे कुछ नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया है, आ जाएंगे।
Am I audible? यस सर, कहाँ थे? अरे कितने देर से हम डिस्कनेक्ट, हम बोले जा रहे हैं, हमको लगा जब हम पूछे कि कुछ सुनाई दे रहा है आप लोगों को, तो पता चला आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। नहीं सर, बहुत देर पहले डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, ये मतलब चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम स्लाइड्स आप लोगों ने नहीं समझा? नहीं सर, वो नहीं हुआ। ये पूरा स्लाइड्स? यस सर। सर आपका आवाज तो कब से नहीं आ रहा था। कोई एक मुझे कॉल कर देते हैं। ये स्कोप वाला स्लाइड्स पूरा हो गया था? स्कोप्स वाला ही आधा है। स्कोप खोलिएगा तो स्लाइड एक बार। मर्चेंडाइजिंग के बाद ही तो हम बोले थे कि हाँ, मर्चेंडाइजिंग हो गया था। सेक्शन ए को अटेंडेंस करने, हाँ, ये हो गया था ना, चैलेंजेस बाकी था। चलिए सेक्शन बी वाला अटेंडेंस कर लीजिए, हम चैलेंजेस को फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक सर है? स्लाइड कहाँ शो करता है? नहीं आ रहा है, नो जस्ट अ सर। मिनट। ठीक है, यस सर, सर। ठीक है। इसीलिए हम मिनिमाइज पे रखते हैं ताकि हमको ये भी ये चेक करते रहें कि कनेक्टेड है ना। सेक्शन बी वाला अटेंडेंस भी फिल कर दिया करिए आप लोग। लेट्स कंटिन्यू। चैलेंजेस और प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रिटेल इंडस्ट्री। इंडिया में रिटेल इंडस्ट्री के बूम नहीं होने के कारण बहुत से रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि आप लोगों के जनरेशन में जो पहला इकोनॉमिक स्लोडाउन, इकोनॉमिक रिसेशन जो आया था, वो अराउंड ईयर 2009 के समय आया था, जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन के रूप में कंसीडर हुआ था। उस दौरान इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्रंच के चलते कंज्यूमर डिमांड बहुत तेजी से घटा ग्लोबली, तो ऑफ कोर्स इंडिया में भी घटा। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। दूसरा बड़ा फैक्टर था कंजप्शन डिक्लाइंस इन द एडवांस इकोनॉमीज। मार्केट में जब रिसेशन आती है ना, तो हर लोग सेविंग की तरफ ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो कंजप्शन, वो कम से कम कंजम्पशन में अपना काम चलाते हैं। 10 चीज की जरूरत है, 8 में हमारा काम चल जाएगा, तो इंडिविजुअल 2 यूनिट तो घट गया। तो डेफिनेटली यहां जो कंजम्पशन घट रहा है, तो रिटेल आउटलेट के सामने चैलेंजेस बढ़ रहा है। कंपटीशन फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आज मार्केट में क्या है, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स से जो कंपटीशन मिल रहा है, वो कंपटीशन के चलते कहीं ना कहीं बहुत से प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं कि रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस में रिटेल सेक्टर को ट्रेडिशनल मॉम एंड पॉप किराना शॉप से कंपटीशन मिलने लगा। लोगों को लगता है कि नहीं, हम बगल के दुकान से लेंगे, हम रिटेल आउटलेट क्यों जाएंगे। रिटेल सेक्टर एट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए सिक्योर्ड इंडस्ट्री। एक सुरक्षित भविष्य, चाहे वो एम्प्लॉयज के लिए हो, चाहे वो कस्टमर के लिए हो। एक कस्टमर माइंडसेट से कि नहीं, दिस इज नॉट द बिगिनिंग दैट अभी आ रहा है और फिर अचानक से चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक लंबे समय तक ये बिजनेस चलता रहेगा, ये सिक्योरिटी प्रोसेस उनके माइंड में होना चाहिए। हाई रियल एस्टेट कॉस्ट। हमारे यहाँ जमीन, मकान, इन सब चीज की वैल्यूएशन लगातार बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं इस चीज को शो करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट जो है वो लगातार जब बढ़ रहा है, तो कोई नई कंपनी जब आएगी तो उतना मजबूत फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ उनको आना पड़ेगा, राइट। देन लैक ऑफ बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत पहले से हमारे यहाँ बिजनेस के लिए सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, चाहे डिसिप्लिन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे पावर हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं जब तक इंडस्ट्रीज को, किसी बिजनेस इंटरप्राइज को हम ये सारा बेनिफिट नहीं देंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी सेट अप देयर आउटलेट, सेट अप देयर रिटेल बिजनेस इन आवर सेगमेंट। तो जहां पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहीं हम बढ़ावा दे सकते हैं। सप्लाई चेन इन इफिशियंसीज। लाइव एग्जांपल आप लोगों ने अभी देखा पैंटीन शैम्पू का। ये क्या था, बेसिकली सप्लाई चेन का एक इनएफिशिएंसी। डिमांड है, हम सप्लाई रोक दिए हैं, प्रोडक्शन भी है, हम सप्लाई रोक के बैठे हैं। जहां इनएफिशिएंसीज होगी वहां प्रॉब्लम आएगा। अभी हमारे यहाँ यही चीज है, जहां रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां सप्लाई कम है, जहां सप्लाई ज्यादा है वहां रिक्वायरमेंट कम है। इसका जो इनएफिशिएंसीज है, प्रॉपर बैलेंसिंग है,
ये बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है। इसको प्रॉपर बैलेंसिंग बना के अगर चले तभी ग्रोथ हम प्रॉपर दे पाएंगे। चैलेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्सेस, आज ये बहुत बड़ा इशू है हमारे सामने कि बहुत सारे लोग जब रिटेल एज ए करियर ऑप्ट करते हैं तो उनके फ्रेंड, फैमिली, नेबरहुड पूछते हैं बेटा क्या काम कर रहे हो? मैं रिटेल ऑपरेटर हूँ, मैं रिटेल में सेल्स का काम कर रहा हूँ, मैं रिटेल एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा, रिटेल में हो, ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। एक डिसरिस्पेक्ट की जो फीलिंग आती है अगर आप सेल्स कर रहे हो तो इस डिसरिस्पेक्ट को बैरियर के रूप में तोड़ने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो इश्यूज है हमारे सामने लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम हो रहा था। नाउअडेज अब इन सारे प्रॉब्लम्स के चलते सबसे बड़ी समस्या क्या होने लगी थी कि इंडिया में रिटेल बिजनेस श्रिंक करने लगा था, रिटेल श्रिंकिंग शुरू हो गया था। अब जब हम एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं, इनका सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं, हम फिर से रिटेल बिजनेस को बूम कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम एक बार फिर अपने रिटेल बिजनेस को आगे लेकर के जाएंगे। तो इन प्रॉब्लम्स को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, रिटेल बिजनेस इंडिया में स्पेशली ग्रो नहीं कर सकता है। इसके ग्रो करने के लिए इन प्रॉब्लम्स को दूर करना ही पड़ेगा। ठीक है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर यस समझ सर में आ रहा है आप लोगों यस को? सर, हाँ सर। यस सर। तो क्वेश्चन पूछिए जो नहीं समझे। कल से आज अटेंडेंस ज्यादा है, कल 67 था, आज 73 है। कोशिश कीजिए अपने और फ्रेंड्स को अवेयर करिए, क्लासेस शुरू हो गई है, ज्वाइन करें। सब लोगों ने अटेंडेंस डाल दिया है? यस सर क्वेश्चन पूछिए। एनी प्रॉब्लम? अभी तक तो सर समझ में आएंगे। समझ में आ रहा है ना? यस। मैं चेक करूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर पूछिए। चलिए, रिटेल बिजनेस के सामने कौन से चैलेंजेज हैं? कोई एक चैलेंज बताइए जिसके चलते रिटेल बिजनेस इंडिया में बहुत बढ़िया काम नहीं कर पाया। कोई एक चैलेंज। सर जो फर्स्ट बताए थे वही, जो 2009 में इकोनॉमिक रिसेशन आया तो उस वजह से करेक्ट, भी। फाइनेंशियल रिसेशन, दैट इज अ बिग इशू। वेरी गुड। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रिटेल के सामने चैलेंज है? यस और नो? यस सर। गुड। चलिए, जब सेकेंड यस क्लास से मुझे फीडबैक मिलने लगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, दैट मीन्स आप लोगों को समझ में आ रहा है। जिन्होंने अटेंडेंस नहीं बनाया है काइंडली फिल कर लें।
सबका हो गया अटेंडेंस? एंड करें सेशन। यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू एक सर। एक करके आप लोग एग्जिट होइए। सर थैंक यू लीव वेरी कर मच। दे। थैंक यू हाँ? सर। थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।